गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दें। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म करें फिर हम स्टार्ट करें क्लास। इको वगैरह तो नहीं आ रहा साउंड में? तो दिसंबर में हमने कुछ करंट अफेयर की क्लासेस की थी और उनके पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर दिए थे। अभी जनवरी में कल मैंने 100 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आपको दी है करंट अफेयर की, और थ्योरी डिस्कशन जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। मतलब जनवरी में करंट अफेयर की पहली क्लास है। जनवरी मंथ में 2024 करंट अफेयर की पहली क्लास है। कल मैंने 100 क्वेश्चन की एक फाइल दी थी और आज थ्योरी वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है। होपफुली सबको मिल गया होगा वो डाटा। एक क्वेश्चन का पीडीएफ है और एक थ्योरी पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? रजनीश, साइंस का न्यू बैच अभी क्यों होगा रजनीश? अगस्त से अभी तक साइंस चेंज थोड़ी हो गया। लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह आपको पढ़ाए हैं, अगस्त के आसपास ही कराए हैं, तो साइंस थोड़ी चेंज हो गया है। वो स्टैटिक पोर्शन है और आपके फोल्डर में अवेलेबल कर रखा है, उसको क्यों नहीं स्टडी कर रहे हो आप? डेली डेली सब्जेक्ट नहीं शुरू हो सकते हैं बेटा, और भी चीजें करानी है कि नहीं करानी है? पूरा कंप्लीट है वो साइंस जो आपको करा रखा है, लाइफ साइंस भी और जीके करंट अफेयर भी। ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में पूरा टाइम निकाल देंगे तो फिर आगे के और टॉपिक जो मैं ऐड कर रहा हूँ फिर वो कैसे होगा? और अभी अगस्त सितंबर का डाटा है तो कोई पुराना भी नहीं है। आरोहण स्टार्ट ही मई में हुआ है तो कोई डाटा भी पुराना तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट, अंकोर वाट, इसकी चर्चा पहले भी एक आध बार हुई है। स्टैटिक जीके जब मैंने पढ़ाया है वहां पर भी बात हुई है इसके बारे में। साजिद हुसैन कह रहे हैं सीएसआईआर में क्लास ज्वाइन किए हैं, नया सब्जेक्ट ऐड होगा क्या सर? साजिद हुसैन, जो आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं वो ऐड हो गए, उसके अलावा एथिक्स और मैनेजमेंट वाला पोर्शन ऐड हो गया। करंट अफेयर भी लगातार अपडेट हो रहा है। जो एथिक्स में और आपके मैनेजमेंट वगैरह में कुछ टॉपिक ऐड होने हैं वो भी अपडेट होने हैं। तो जब भी कोई नया बच्चा कोई बैच ज्वाइन कर रहा है तो उसमें ओरिएंटेशन वीडियो पड़ा रहता है, वो पहले देख लिया करो। मैं किस अप्रोच से करा रहा हूँ, क्या हो चुका है, कितना कराना है, सब बताता हूँ मैं उसमें। तो सीएसआईआर में जो नए बच्चे आए हैं उसमें स्टैटिक जीके वगैरह करंट अफेयर लगातार ऐड होता चल रहा है। हिस्ट्री 27 तारीख को खत्म हुआ है। अब उसमें जो कुछ कुछ टॉपिक, जैसे एथिक्स में कुछ टॉपिक और ऐड होंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में थोड़ा बहुत अपडेट होना है, तो वो अपडेट होगा। करंट अफेयर लगातार अपडेट में करता ही जा रहा हूँ। ठीक है, और फोल्डर में देखोगे पीडीएफ लगातार मैंने अपडेट की है। उसमें गवर्नमेंट स्कीम का एक पूरा फोल्डर मैंने आज शेयर किया है, इकोनॉमी के टॉपिक का शेयर किया है, आर्ट एंड कल्चर कोई पढ़ना चाहे तो वो शेयर किया है। मतलब जितना हमने पढ़ाया है उसके अलावा पीडीएफ भी लगातार मैं अपडेट कर रहा हूँ उसमें। 5-6 दिन क्लास इसीलिए नहीं हुई है, लगातार कंटेंट आपके फोल्डर में ऐड हो रहा है, क्योंकि उसको बना रहा हूँ दिन भर बैठ के, तो ही अपडेट हो रहा है वो। ठीक, आगे बढ़े। मैंने बताया 27 तारीख को हिस्ट्री खत्म हुआ था, उसके बाद से 5-6 दिन क्लास नहीं हुई क्योंकि लगातार कंटेंट पे वर्क हुआ है। और जिसके बैच में जितनी चीजें ऐड हुई उसको सामने दिख भी रहा होगा कितना कंटेंट ऐड हुआ है 5-6 दिन के अंदर। अब हम टॉपिक शुरू करें। और ये जो भी डाटा है मैं खुद ही बना रहा हूँ, इसको खुद ही बनाता हूँ तो उसमें टाइम लगता ही है। ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे में सब बन जा रहा है। चिंटू कुमार, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कंटेंट मेरे वाले में नहीं, फिर टाइम बर्बाद कर रहे हो यार। ऐप पर जो चीज पूछ चुके हैं चैट बॉक्स में फिर यहाँ रिपीट कर रहे हो। सीजीपीडीटीएम के कोर्स में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं था डे 1 से ही, उसके लिए अलग से कॉम्बो बना दिया था। आपको वो इनरोल करना है, आप इनरोल कर लीजिए, वो दोनों अलग है। पेटेंट वाले बैच का पार्ट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं था, वो अलग से कॉम्बो अवेलेबल है डे 1 से। कल भी आपने ऐप में पूछा था, मैंने रिप्लाई किया था। क्लास का टाइम मत खराब करिए, टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं। अंकोर वाट, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको 8th वंडर घोषित किया गया है अंकोर वाट को। अंकोर वाट कहां पर है? कंबोडिया में है ये अंकोर वाट। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं जरा पहले हम देखें, क्वेश्चन हमारे मतलब का क्या बनता है। अंकोर वाट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बना था 12th सेंचुरी एडी। 12th सेंचुरी एडी में कंबोडिया में बना था। 12th सेंचुरी एडी कंबोडिया में बना था। इसको बनवाया था, राजा का नाम था सूर्यवर्मन
द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय, ये इसका नाम था। तो अंकोर वाट टेम्पल 12th सेंचुरी एडी कंबोडिया में बना, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लाओस, थाईलैंड, ये सब एरिया देखोगे उसके पास नजर आएगा। कैपिटल है इसका नॉम पेन, कंबोडिया की कैपिटल है नॉम पेन। तो अंकोर वाट 12th सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी का क्या मतलब है, जो 1100 से 1200 ईयर के बीच, जितने नंबर का सेंचुरी बोलते हैं उससे एक नंबर कम की सीरीज होती है। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है, तो ईयर क्या चल रहा है, 2023, 2024, मतलब 20 वाली सीरीज चल रही है। जितने नंबर की सेंचुरी उससे एक नंबर कम वाली सीरीज। तो 12th सेंचुरी का मतलब है 11 वाली सीरीज जो रही होगी 1100 से 1200 के बीच में। तो 1110 के आसपास कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 1150 तक लगभग उस दौरान बना था ये। तो 12th सेंचुरी एडी में कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय ये राजा था, जो कि खमेर डायनेस्टी यहाँ रूल किया करती थी, उसका एक राजा था। खमेर डायनेस्टी, ये पूछ लिया जाए कि किस डायनेस्टी का था, खमेर डायनेस्टी, इसका राजा था सूर्यवर्मन द्वितीय, खमेर डायनेस्टी। 12th सेंचुरी एडी कंबोडिया में अंकोर वाट टेम्पल बनाया गया था। कंबोडिया की कैपिटल क्या है, ये जीके का क्वेश्चन हो गया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है कंबोडिया। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। जैसे जीके में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है आशियान। आशियान किन कंट्रीज का ग्रुप है, आपने सार्क सुना होगा, आशियान सुना होगा। सार्क का मतलब तो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसमें साउथ एशिया के कंट्री आते हैं, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री। पर एक दूसरा ग्रुप है आशियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब साउथ एशिया के भी ईस्ट की तरफ जो कंट्री है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री आशियान का पार्ट। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है कंबोडिया, जिसकी कैपिटल है नॉम पेन। नॉम पेन ये कैपिटल है। ये जीके का क्वेश्चन हो गया, कभी मैचिंग में क्वेश्चन आ जाए, साउथ ईस्ट एशिया के 4 कंट्री लिख दे और 4 कैपिटल मैच करो, एसएससी का क्वेश्चन है। कैपिटल पूछ देगा कि वियतनाम की कैपिटल, लाओस की कैपिटल, कंबोडिया की कैपिटल, मैचिंग करो। कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन है। तो अंकोर वाट 12th सेंचुरी एडी के दौरान बनाया हुआ टेम्पल, सूर्यवर्मन द्वितीय राजा था, खमेर डायनेस्टी का, कंबोडिया में यह टेम्पल बना। ये लॉर्ड विष्णु टेम्पल था, पर धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। अंकोर वाट वर्ल्ड के सबसे बड़े, लॉर्ड विष्णु के जितने टेम्पल हैं वर्ल्ड में, उनमें सबसे बड़े टेम्पल में से एक अंकोर वाट, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। अब क्वेश्चन बनेगा कि अंकोर वाट को देखकर, जो वहां पेंटिंग्स वगैरह हैं, उस टेम्पल शैली को देखकर ये किस रिलीजियन से रिलेटेड है, अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए, यूपीएससी पूछेगा तो क्या मल्टीपल स्टेटमेंट पूछ देगा। पहले में लिख देगा खमेर डायनेस्टी के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया, दूसरे में लिख देगा कि 8th वंडर में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और तीसरा पॉइंट लिख दे मान लो कि ये हिंदू टेम्पल ओनली, या ओनली लॉर्ड विष्णु टेम्पल। मैंने बताया लॉर्ड विष्णु टेम्पल था, ये धीरे धीरे बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको एविडेंस हिंदुज्म के भी दिख रहे हैं, बुद्धिज्म के भी दिख रहे हैं, हिंदुज्म भी बुद्धिज्म भी, ठीक। तो अंकोर वाट डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉर्ड विष्णु टेम्पल वर्ल्ड में, 12th सेंचुरी एडी कंबोडिया में बना, सूर्यवर्मन द्वितीय राजा, जो खमेर डायनेस्टी का एक राजा था, इसके द्वारा बनवाया गया था। और वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉर्ड विष्णु टेम्पल, धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अभी इसको हाल ही में 8th वंडर माना गया है। दुनिया के जो 7 अजूबे थे, पहले था ओल्ड 7 वंडर, फिर उसके बाद न्यू 7 वंडर, जैसे ताजमहल भी 7 वंडर में आता है। तो ओल्ड 7 वंडर कौन थे, नए 7 वंडर कौन थे, वो जरूरत नहीं है। आप सिंपल ध्यान रखिए, अंकोर वाट अभी न्यूज में रहा, कंबोडिया का टेम्पल, जिसको 8th वंडर डिक्लेयर किया गया है, बस ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड जो है, ठीक है। थ्योरी में लिखा है, नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, पीडीएफ में लिखा हुआ है प्रॉपर। ये टेम्पल है, देखो इमेज भी देखो, ये टेम्पल है अंकोर वाट। और 2 कंपटीशन चल रहा था। इटली का एक मॉन्यूमेंट है, उसको पोम्पेई बोलते हैं, पोम्पेई, कि पोम्पेई को
डिक्लेयर किया जाए या अंकोर वाट को डिक्लेयर किया जाए। तो इटली के पोम्पेई को हराकर अंकोर वाट जो है उसको जगह मिली है 8th वंडर में। इटली का पोम्पेई ये भी एक मॉन्यूमेंट है। आप देखोगे पहले कभी बिल्डिंग रही होगी, अब ये धीरे धीरे बस खंडहर टाइप का है पोम्पेई इटली का। तो इटली का पोम्पेई उसको बीट करके, उसको हरा के अंकोर वाट जो है उसको जगह मिली है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकोर वाट किसको हराकर अंकोर वाट को जगह मिली? पोम्पेई था उसको हराकर। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं अभी बताया पॉइंट वो है कि अंकोर वाट किसने बनवाया, कहां पर है, किसको डेडिकेटेड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंकोर वाट कंबोडिया 8th वंडर इसको रिकॉग्नाइज किया। 12th सेंचुरी में खमेर डायनेस्टी के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड। धीरे धीरे ये टेम्पल बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हुआ है, हिंदुइज्म टू बुद्धिज्म ये लिखा है। धीरे धीरे ये टेम्पल हिंदुइज्म से बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट होता गया, और बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट होता गया ये एविडेंस हमें इस मंदिर की दीवारों पर जो आकृतियां वगैरह बनी हुई हैं उनसे देखकर हमें पता लग जाता है। ऐसा जो आकृतियां वगैरह बनी हुई हैं उसको देख के हमें पता लग जाता है, ठीक है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वर्ल्ड में। लॉर्ड विष्णु के सबसे बड़े टेम्पलों में से एक अंकोर वाट। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है आईएनएस इम्फाल। अभी बहुत न्यूज में है ये आईएनएस इम्फाल, बहुत न्यूज में है। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं। आईएनएस इम्फाल डिफेंस में, जीके करंट अफेयर में डिफेंस में पढ़ चुके हैं। स्टैटिक के अंदर मैंने बताया था, फिर से मैं आपको समझाता हूं एक बार। देखो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सबको एडवांस करना तो जरूरी है ही, इनको मॉडर्नाइज करना जरूरी तो है ही। एयरफोर्स को भी मॉडर्नाइज करने के लिए कई सारे काम हुए, जैसे फ्रांस से राफेल खरीदा गया, उसके अलावा तेजस डेवलप किया गया, कई सारी डील हाल फिलहाल में आपने सुनी। आर्मी के लिए भी हेलीकॉप्टर वगैरह खरीदे गए। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से लिया गया। फिर आप सुन रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया बना भी रहा है, बाहर से भी परचेज कर रहा है। तो एरियल जो थ्रेट है हमारे सामने, हवा में अटैक करने की चीजें हमें चाहिए, प्लस अग्नि का भी फिर एक परीक्षण किया गया। तो लगातार चाहे एरियल थ्रेट हो, लैंड थ्रेट हो, या वाटर ओशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसके लिए मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो नेवी को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नए नए वॉरशिप भी बन रहे हैं। कुछ समय पहले ही आपने सुना, मैंने बताया था पुराने PDF में भी, कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, INS विक्रांत। इसकी चर्चा की थी हमने पिछली बार। शिप कई तरह के होते हैं, शिप भी कई तरह के होते हैं। कोई क्रूज शिप होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, कोई कोस्ट गार्ड के लिए होता है, कोई अटैक करने वाला होता है, कोई सबमरीन पनडुब्बी की तरह पानी के अंदर चलने वाले शिप होते हैं। शिप बहुत टाइप के हैं, ठीक है। INS विक्रांत जो था वो एयरक्राफ्ट वगैरह को कैरी करने के लिए, बहुत ज्यादा वेट कैरी करने के लिए, ये हमारा खुद का बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर। INS विक्रांत क्या है? इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस मतलब खुद का, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बनाया है हमारी ही कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन्होंने बनाया। पिछले करंट अफेयर के लेक्चर जो पहले हुए थे उनमें बता चुका हूं मैं। तो INS विक्रांत भारत का खुद का बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको डेवलप किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसने बनाया। पहले जो हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे शुरू में, वो हमने इंग्लैंड से खरीदे थे, ब्रिटेन से खरीदे थे। HMS हरक्यूलिस, HMS हर्मिस, ये उनके नाम हुआ करते थे ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास जब वो थे। HMS हर्मिस, HMS हरक्यूलिस, वो हमने जब खरीदे थे, सेकंड हैंड थे वो, उन्हीं को हमने नाम दिया था शुरू में INS विक्रांत, INS विराट। INS विक्रांत जो हमने ब्रिटेन से लिया था उसको नाम बदल के INS विक्रांत किया था। 97 में ही वो रिटायर हो गया। उसके बाद 2018 तक आते आते जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट था वो भी रिटायर हो गया। अब हमारे पास दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर हो चुके थे। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2013 में कमीशन हुआ था, INS विक्रमादित्य, वो रशिया से हमने लिया था, वो भी सेकेंड हैंड था। INS विक्रमादित्य जो हमको मिला था वो भी सेकेंड हैंड था, रशिया से हमने लिया था। 2013 के आसपास वो कमीशन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑपरेशनल हुआ था। हमारे पास वही एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य नाम है उसका। हमारे पास एक ही एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर था, INS विक्रमादित्य। तो हमने फिर शुरू किया, एक प्लान किया कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर हमें चाहिए।
क्योंकि पुराने वाले दोनों रिटायर हो चुके हैं। विक्रांत भी पुराना जो लिया था ब्रिटेन से और विराट नाम से भी यूज कर रहे थे, वो भी रिटायर हो गया। विक्रमादित्य एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमें 13 के आसपास मिला, वही बस ऑपरेशनल था। तो खुद से भी इससे पहले हमने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने कभी नहीं बनाए थे। तो ब्रिटेन से जो एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था उसको नाम बदल के हमने विक्रांत नाम रखा था, सबसे पहला हमारे पास था। इसीलिए उसी नाम से आईएनएस विक्रांत नाम से ही इंडिया ने डेवलप किया, जो कुछ समय पहले कमीशन हो चुका है, नेवी को मिल चुका है। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने करंट अफेयर में बताया था, आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है करंट पूरा, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आईएनएस विक्रांत इंडिया का खुद से बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टेक्नोलॉजी लगती है इसको बनाने में, पर आईएनएस विक्रांत इंडिया का खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। ये नाम क्यों लिया गया? क्योंकि हमने जो पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी से खरीदा था उसको भी नाम हमने यही दिया था, तो इसी नाम से हमने डेवलप किया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई सारी चीजें नेवी को मिल रही हैं, ये पार्ट है हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन करने का ही। तो कई सारे शिप और भी बने हैं, ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, कई सारे एयरक्राफ्ट वगैरह को लेकर जाएगा ओशियन में, कहीं युद्ध वगैरह लड़ना हो, सोल्जर को ले जाना हो, सामान ले जाना हो, ये इसका ये काम है। पर प्रोजेक्ट 15 एक दूसरा प्रोजेक्ट 15, इसमें जो वॉरशिप बन रहे हैं वो बना रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। अब जो लोग जीके करंट अफेयर पढ़ चुके हैं पहले डिफेंस वाला पार्ट, उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा टॉपिक। प्रोजेक्ट 15 का जिक्र मैंने वहां भी किया था। तो प्रोजेक्ट 15 में जो शिप बन रहे हैं वो बना रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। और प्रोजेक्ट 15 के तहत किस तरह के शिप बन रहे हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं या क्या वो अटैक वाले हैं, किस तरह के वॉरशिप बन रहे हैं? इसमें बन रहे हैं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स। स्टील्थ वर्ड हम आजकल एयरक्राफ्ट में भी यूज करते हैं, ड्रोन में भी ये वर्ड यूज होता है, शिप में भी ये वर्ड यूज होता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है जो नॉर्मली रडार वगैरह के पकड़ में ना आ पाए। जैसे एयरक्राफ्ट में भी हम वर्ड यूज करते हैं स्टील्थ एयरक्राफ्ट। स्टील्थ वर्ड जहां पर आ जाता है, इसका मतलब नॉर्मल रडार वगैरह उसको नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप के पेंट को कोट कर देते हैं, पेंट की कोटिंग कर दी जाती है। रडार कैसे काम करता है? रडार क्या होता है? देखो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देख के पता लग रहा है कि इसमें कौन सी वेव यूज करते हैं। सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में आप यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार के अंदर साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं चीजों का पता करने के लिए, अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल की जाती है। तो रडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे एयर नेविगेशन करना है, फॉर एग्जांपल एयर नेविगेशन, कोई मिसाइल है, कोई एयरक्राफ्ट है, किसी का पता करना, कोई ड्रोन है, तो रडार क्या करता है? रडार ने एक सिग्नल भेजा और अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो रेडियो वेव प्रोपेगेट हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे टकरा कर सिग्नल वापस आएगा, तो रिसीव जो होगा पता लग जाएगा कितनी दूरी से ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, किस डायरेक्शन में ये चीज मूव कर रही है, किस स्पीड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है, ये रडार पता कर लेगा। रडार तो काम ही इस प्रिंसिपल पर करता है कि सिग्नल को भेजें, ट्रांसमिट करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में आया, कोई सॉलिड बॉडी कुछ भी आएगी, उससे टकरा के सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा, रिसीव सिग्नल आएगा, तो पता लग जाएगा कितनी दूरी से ये रिफ्लेक्ट होकर आया। ऐसे रडार काम करता है। पर आजकल स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो इसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट के ऊपर एक पेंट कोट कर दिया, एक पेंट ऐसा कर दिया कि जो सिग्नल आया उसको एब्जॉर्ब कर ले और रिफ्लेक्ट ही कुछ ना करे। तो जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो अगर बगल से भी निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गुजरा है यहां से। स्टील्थ वाले जो हैं नॉर्मली पकड़ में नहीं आ पाते, नॉर्मल रडार उनको नहीं पकड़ पाते। पर रडार भी आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, आजकल तो क्वांटम रडार वगैरह की बात भी होती है। ठीक, तो सिग्नल गया और स्टील्थ वेपन जो होते हैं, भाई कोई भी आप ऐसा स्केप निकालोगे कि रडार के पकड़ में ना आए, तो रडार टेक्नोलॉजी भी एडवांस बनेगी।
वो तो चलता रहेगा, चोर पुलिस वाला खेल चलता रहेगा। आप इसको टेक्नोलॉजी को चकमा दोगे, इसको इससे बच के निकल जाओगे तो टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, चलता रहेगा। तो नॉर्मल रडार स्टील्थ वेपन को नहीं पकड़ पाते, पेंट की कोटिंग ऐसी कि सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, मालूम ही नहीं मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो आजकल शिप भी इस तरह के बनते हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी शिप में मतलब है कि शिप भी पकड़ में ना आए, अगर आसपास से कहीं गुजर रहा है तो पकड़ में ही ना आए कि यहां से कोई शिप जा रहा है। तो अब प्रोजेक्ट 15 के तहत मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को यह काम मिला कि अटैक वाले वॉरशिप बनाओ, ऐसे वॉरशिप बनाओ जिसमें यह कैपेबिलिटी हो कि अगर पानी के नीचे कोई सबमरीन जा रही है उससे भी बचाव कर ले, उसको डैमेज कर दे। सबमरीन में लगे होते हैं टॉर्पीडो। सबमरीन, नीचे सबमरीन है, ऊपर शिप जा रहा है, सबमरीन पनडुब्बी अंडर वाटर मूव करती है, तो उसमें टॉर्पीडो लगे होते हैं। टॉर्पीडो होता है सबमरीन में अंदर लगा हुआ है, वहां से लॉन्च कर दिया तो ऊपर शिप को डैमेज कर देगा। तो शिप भी तो ऐसे होने चाहिए कि अंडर वाटर अगर कोई दुश्मन का सबमरीन जा रहा है या कोई टॉर्पीडो आ रही है, कोई भी हर्डल आ रहा है, उसको निपटारा कर दे। ऐसे अटैक वॉरशिप होने चाहिए। कोई मिसाइल शिप की तरफ आ रही है तो उसका निपटारा कर ले। तो ये इस तरह के वॉरशिप हैं। प्रोजेक्ट 15 के तहत इस तरह के वॉरशिप बनने थे जो टॉर्पीडो, अंडर वाटर कोई सबमरीन, कोई मिसाइल हिट करने आ रही हो, उनका मुकाबला कर ले, उनको डैमेज कर दे। मतलब ये अटैक करने वाले वॉरशिप है एक तरीके से प्रोजेक्ट 15। सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट 15A शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी 15A की। देखो, करंट अफेयर में बार बार क्यों कहता हूं कि जीके एंड करंट अफेयर के लेक्चर करो, जिससे बैकग्राउंड पता हो। बैकग्राउंड पता होगा तो करंट में कुछ नहीं रहता। करंट में सिर्फ जैसे बैकग्राउंड पूरी कहानी मैंने बताई डिफेंस में, फिर रिपीट कर रहा हूं। तो आईएनएस इम्फाल के बारे में कोई जानकारी आई, आपको देखते ही पता लग जाएगा आईएनएस इम्फाल क्या प्रोजेक्ट 15B के तहत बना हुआ एक शिप है, क्योंकि बैकग्राउंड आपको पूरा पता है। बैकग्राउंड अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर पूरा आप पढ़ोगे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसके बारे में पूरी कहानी समझ नहीं है। अब आप कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हो, चाइना पढ़ रहे हो, बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता नहीं है। सही तरीका करंट अफेयर को पढ़ने का है, जितना मैंने बैकग्राउंड करा रखा है वो रेडी करो पहले। जब वो चीजें तैयार होंगी तो आसान होगा समझना। कोई भी अपडेशन पढ़ोगे तो उसकी कहानी तो पता हो, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी तो पता हो। तो 15A सबसे पहले मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने 15A के शिप बनाना शुरू किए। प्रोजेक्ट 15 का ही पहला हिस्सा। सबसे पहला वॉरशिप इसमें कमीशन हुआ था नेवी को आईएनएस कोलकाता। सबसे पहले ये कमीशन हुआ था। फिर इसके बाद कमीशन हुआ था आईएनएस कोची। और तीसरा इसमें सीक्वेंस में बता रहा हूं, पहला कोलकाता था, दूसरा कोची था, और तीसरा वाला इसमें था आईएनएस चेन्नई। तो 15A में जो वॉरशिप बने इनको कहा जाता है कोलकाता क्लास, कोलकाता श्रेणी वाले ही। उसी तरह की सिमिलर टेक्नोलॉजी वाले शिप हैं, इनको कोलकाता क्लास बोल दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट 15 में इस तरह के वॉरशिप बनने थे। 15A के अंदर कोलकाता क्लास के 3 शिप बने। पहले वाले का नाम आईएनएस कोलकाता था, तो 15A को कोलकाता क्लास वाले वॉरशिप कह देते हैं। तो पहला आईएनएस कोलकाता कमीशन हो चुका, दूसरा कोची भी कमीशन हो चुका, तीसरा चेन्नई भी कमीशन हो चुका। फिर फॉलोअप दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ इसी को फॉलो करते हुए, उसका नाम था 15B। इसी को फॉलो करते हुए दूसरा पार्ट शुरू हुआ 15B। 15B में 4 वॉरशिप बनने थे। ऐसे ही 15B में 4 वॉरशिप बनने थे। सबसे पहला इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम। तो इस ग्रुप को क्या कह देंगे, विशाखापट्टनम क्लास। आईएनएस विशाखापट्टनम 15B। पहला इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम था, तो इस क्लास को कह देते हैं विशाखापट्टनम क्लास, क्योंकि पहला ये था। इसके बाद फिर इसके अंदर कमीशन हुआ था कुछ समय पहले आईएनएस मोरमुगांव। लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने आईएनएस मोरमुगांव। अब इसी श्रेणी में थर्ड शिप जो बना है उसका नाम है आईएनएस इम्फाल। अब ये कमीशन हो चुका। थर्ड वाला ये था जो अब कमीशन हो चुका 26 दिसंबर को। और इंडिया अफ्रीका वाला जो एरिया है, आप इंडिया का वेस्ट साइड और अफ्रीका का ईस्ट, उसके बीच का एरिया देखोगे अरब सागर, वहां पे सोमालिया की तरफ जाओगे तो पड़ता है अदन की खाड़ी, जहां पे पायरेट्स जो हैं, लुटेरे डाकू, उनसे बड़ा खतरा रहता है। तो अभी नेवी को ये हैंड ओवर किया गया है सुरक्षा के लिए। आईएनएस इम्फाल नेवी कमीशन कर चुकी है
और जो खतरे हैं अरब सागर वगैरह में उनसे बचाव के लिए, और काफ़ी कैपेबल है ये उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। प्लस दूसरी प्रॉब्लम है कि चाइना की जो पावर बढ़ती जा रही है, इंडियन ओशियन में चाइना लगातार अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, वो भी एक कारण है। चाइना को जैसे मालदीव को अपनी तरफ मिलाना, कि मालदीव में मुइजू प्रेसिडेंट बने हैं, और मुइजू जो है प्रेसिडेंट बनते ही इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मालदीव एक बड़ा खतरा, चाइना उसको मिसयूज कर रहा है। श्रीलंका के केस में भी चाइना यही कर रहा था, फंडिंग दे दे के श्रीलंका को बर्बाद किया, क्योंकि वो अपने दखल को बढ़ा रहा है इंडिया के आसपास। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की थ्योरी बताई थी मैंने चाइना वाले इशू में, कि इंडिया के किनारे किनारे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है हिंद महासागर में। हम्बनटोटा पोर्ट भी श्रीलंका ने चाइना को लीज पर देना पड़ गया, चाइना का कर्जा इतना हो गया श्रीलंका पर, वो पूरी कहानी हमने बताई थी। तो उस खतरे को देखते हुए भी जरूरी है कि नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल, अभी हम देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन का इशू चल रहा है। यमन में एक मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, बड़ा न्यूज में, होथी, यमन का आतंकवादी संगठन। यमन एक तो अकाल भी झेल रहा है, अकाल की भी स्थिति है, भूख से मर रहे हैं लोग। दूसरा, सिविल वॉर भी चल रही है यमन में कई समय से। हौथी कौन है? हौथी है यमन का मिलिटेंट ग्रुप, यमन का मिलिटेंट ग्रुप। तो अरब सागर में जब आप देखेंगे ईस्ट की तरफ, अरब सागर में अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में एशिया वाला एरिया पड़ता है, जो अरब कंट्री, भाई अरब कंट्री अफ्रीका में भी है, अरब कंट्री एशिया में भी है। तो एशिया वाले अरब कंट्री, जहां ओमान देखोगे, एशिया वाले जो अरब कंट्री हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ये सब कंट्री देखोगे, वहीं पर देखो यमन दिखेगा। यमन का मिलिटेंट ग्रुप है हौथी। अभी इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल के एंटी है ये हौथी, इंडिया के लिए भी खतरा है ये हौथी। तो ये सब चैलेंजेस को देखते हुए अरब सागर में अपनी प्रेजेंस को इंडिया बढ़ा रहा है। तो नेवी, कई सारे शिप नेवी को दिए जा रहे हैं, जिसमें आईएनएस इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है, और फोर्थ वाला इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, उम्मीद है कि 2024 में नेवी को मिल जाएगा। उसका नाम है आईएनएस सूरत, वो फोर्थ शिप है इस कैटेगरी का। थर्ड तक कमीशन हो गया, फोर्थ वाला रह गया है अभी। तो विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल, 3 कमीशन हो गए, चौथा आईएनएस सूरत इस साल के अंत तक उम्मीद है ये भी मिल जाएगा। आईएनएस वर्ड का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। यमन में देखना है मैप में, ओमान के बगल का कंट्री, सऊदी अरेबिया ओमान के पास देखो मैप अगर देख रहे हो, ठीक है। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन तो बस ये है कि आईएनएस इम्फाल क्या चीज है, आईएनएस इम्फाल क्या चीज है, इजिली समझ आ गया। प्रोजेक्ट 15A 15B दोनों समझ आ गए। ये आईएनएस इम्फाल, इस पे गन भी लगी हुई है, मिसाइल भी लगी हुई है, कई सारे इसके ऊपर वेपन्स वगैरह से इक्विप्ड है। तो दिसंबर 27 प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास का ही 4 शिप बनने थे। थर्ड शिप जिसका नाम आईएनएस इम्फाल, वो कमीशन हो गया है। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत चाइना जिस तरह से अपनी पावर को बढ़ा रहा है, हमें उसको काउंटर भी करना है, अपनी प्रेजेंस को भी बनाए रखना है। अदन की खाड़ी में लुटेरों का जो रिस्क रहता है उसको भी ध्यान रखना है, और नेवी को हमें स्ट्रेंथन करना है। उसको ध्यान रखते हुए आईएनएस इम्फाल एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और प्रोजेक्ट 15A हो या 15B हो, दोनों ही मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बनाए हुए हैं, और डिजाइन इनको किया है नेवी का ही वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। नेवी का इन हाउस है ये वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइनिंग की है और डेवलप किया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई ने, वही पूरी कहानी दी है। कितनी इसकी लेंथ है, कितना वजन है, ये एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, देखना चाहो तो देख लो। 7400 टन का है, 164 मीटर लेंथ है। क्या क्या इसके ऊपर चीजें लगी हुई हैं, एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो, सरफेस टू एयर मिसाइल। कितनी स्पीड है, 30 नॉट, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। 30 नॉट की स्पीड है और 56 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चलेगा। तो आईएनएस इम्फाल क्या चीज है, पूरी कहानी क्लियर, प्रॉपर तरीके से थ्योरी में लिख दिया है सब। 15A में कौन कौन है, 15B में कौन कौन है, सब बता दिया है यहां। अब बात आती है टाइगर रिजर्व।
न्यूज में अलग अलग जगह इसको अलग अलग लिखा हुआ है। टाइगर रिजर्व वो फॉरेस्ट एरिया जहां टाइगर का नेचुरल हैबिटेट, जहां टाइगर रह रहा है, वो नेचुरल फॉरेस्ट एरिया जहां टाइगर रह रहा है, टाइगर को हमें जहां पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, टाइगर रिजर्व टोटल इंडिया में अभी 54 नंबर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया है। अब आप नेट पे चेक करोगे तो आपको दो अलग अलग जानकारी मिलेगी। 54 टाइगर रिजर्व आप चेक करोगे तो अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो अब इस तरह की एम्बिग्विटी हो तो बेटर है जो उस चीज में काम करने वाली मेन संस्था है उन्हीं की साइट से हम चेक कर लें। न्यूज में भी गलत आता है कई बार डाटा ऐसा। किसी को मान लो अभी कंसिडर करना है, कोई पास नहीं हुआ, कोई फाइनल हो गया, कई स्टेजेस होती हैं अप्रूवल मिलते मिलते। तो एनटीसीए जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह से रिलेटेड, टाइगर रिलेटेड एक संस्था है एनटीसीए, इन्वायरमेंट में काफी डिटेल में हमने बात की है इसके ऊपर। एक क्वेश्चन मेरा इस पे बताइए, एनटीसीए का चेयरमैन कौन होता है? कई सारी संस्थाएं बताई थी जिनमें चेयरमैन पीएम होता है, एनटीसीए का चेयरमैन कौन होता है? कई लोग तैयारी कर रहे हैं, अब बताएं जरा, पढ़ा भी चुका हूं पहले कई बार, जो पढ़ चुके हो सब्जेक्ट जरा बताएं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका नाम है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन्वायरमेंट में सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था जहां टाइगर के बारे में चर्चा की थी हमने। वेरी गुड पूजा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसका हेड होता है, पीएम नहीं। जब पूछेगा तो ऑप्शन में पीएम भी लिखेगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर चेयरमैन होता है इसका, पीएम नहीं होता। पीएम होता है एनबीडब्ल्यू का, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन, ध्यान रखिएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर सेंसस कराना, टाइगर से जुड़ी चीजें ये डील करता है एनटीसीए। एनटीसीए का चेयरमैन होता है एनवायरमेंट मिनिस्टर, है ना। पर एक दूसरी संस्था है एनवायरमेंट रिलेटेड ही, उसका नाम है एनबीडब्ल्यू, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसका चेयरमैन पीएम होता है। इसका चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, इसका चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो 54th नंबर टाइगर रिजर्व न्यूज में कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा धौलपुर करौली, धौलपुर करौली। पर एनटीसीए की साइट पर जो 54th नंबर लिख रहा है आप उसको सही मानेंगे, उसको करेक्ट आंसर मानेंगे, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का। 54th नंबर टाइगर रिजर्व भारत का वीरांगना दुर्गावती, इसको आप माने क्योंकि एनटीसीए की साइट पर 54th नंबर यही लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह कई न्यूज में धौलपुर करौली नाम लिखा है, तो कंफ्यूजन इस बात का है सर, कई जगह ये लिख रहा है, कई जगह वीरांगना दुर्गावती लिख रहा है, किसको माने? तो जो ऑथेंटिक संस्था इस पर काम करती है उसी को डाटा को मानो। कभी क्वेश्चन आ भी जाए, चैलेंज भी करना हो तो एनटीसीए की साइट से सीधे बताएंगे ये संस्था काम ही इस पर करती है। तो एनटीसीए की साइट पर 54th नंबर टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का। तो टोटल 54 टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का खुद का 7th नंबर है ये। इंडिया का 54th और मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है ये वीरांगना दुर्गावती। ठीक है। पीएम किसका चेयरमैन बताया मैंने? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो अलग संस्था है। तो 54th टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती, 7th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, और कंट्री का 54th। नंबर ऑफ टाइगर के मामले में भी मध्य प्रदेश कर्नाटका को पीछे छोड़ चुका है, टॉप पर है इस समय। 785 के अराउंड टाइगर हो गए हैं यहां पर मध्य प्रदेश में। नंबर ऑफ टाइगर 785 के अराउंड हो गए हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा। और पूरे वर्ल्ड का भी 70% से ज्यादा टाइगर अकेले इंडिया में है, बताया हुआ है। पूरे वर्ल्ड का 70% से भी ज्यादा टाइगर इंडिया में है। मध्य प्रदेश में 785 है, कर्नाटका में सेकंड नंबर पे 563, उत्तराखंड में 560। क्वेश्चन कैसे बन जाता है? यूपीएससी पूछ देगा टॉप 3 स्टेट बताइए नंबर ऑफ टाइगर में। एमपी सबको याद है, बाकी दोनों नहीं पढ़े। नॉर्मल एग्जाम में क्या पूछेगा? सबसे ज्यादा टाइगर कहां है ये बता दो। यूपीएससी इसी में क्या कर देगा? टॉप 3 बताओ। तो सबसे ज्यादा एमपी, फिर कर्नाटका, थर्ड पे उत्तराखंड है। 53rd टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया था कुछ समय पहले? रानीपुर उत्तर प्रदेश। 53rd नंबर रानीपुर उत्तर प्रदेश। 52nd नंबर बना था रामगढ़ विषधारी राजस्थान का। और 51st भी मैंने आपको पढ़ाया था, श्रीविलीपुथूर मेघमलाई तमिलनाडु का है वो। तो लास्ट के 3 कौन कौन है? रानीपुर उत्तर प्रदेश, इससे पहले बना है 52 नंबर
52 नंबर है रामगढ़ विषधारी राजस्थान, पढ़ाया था, अभी एक एग्जाम में पूछा है रामगढ़ विषधारी कहां पर है, शायद सीजीपी रिटर्न में ही पूछा है क्वेश्चन और कॉपी में पढ़ाया वो क्वेश्चन है। तो रानीपुर 53, रामगढ़ विषधारी 52 और श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई तमिलनाडु 51। अब कई लोग जो पढ़े नहीं होंगे उनको पता ही नहीं चला वो क्वेश्चन कहां से आया, कॉपी की लाइन है। क्वेश्चन में साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते इसलिए याद दिला रहा हूं कि सीधे सीधे क्लास का क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगेगा सर ये बताया ही नहीं है, ये पढ़ाया ही नहीं होगा, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन है, पुरानी पीडीएफ में ही बताया हुआ है, क्लास में भी कराया हुआ है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, 52 रानीपुर उत्तर प्रदेश। तो टाइम टाइम पे करंट अपडेशन होता रहता है, तो सब बताए हुए हैं। इन्वायरमेंट में देखोगे नोट्स में बता रखा है। 52 रामगढ़ विषधारी राजस्थान और 51 श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई तमिलनाडु का। क्लियर हो गई बात? तो टोटल टाइगर रिजर्व भारत में हो गए 54। RODTEP, ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो, CSIR हो, किसी भी एग्जाम के लिए इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। RODTEP क्या है? जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट वगैरह मिलना। एक्सपोर्ट जो करते हैं, यहाँ की चीजें जो बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह जो करते हैं, उनको कुछ रेमिशन टैक्सेस वगैरह में कुछ फायदा दिया जाए, उसके लिए स्कीम है ये। 2021 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, इसकी डेडलाइन 2023 में खत्म हो रही थी, इसको 1 साल बढ़ा दिया है अभी गवर्नमेंट ने। RODTEP स्कीम को 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया अभी कुछ दिन पहले। 21 में लॉन्च हुआ था, 23 में खत्म हो रहा था इसका ड्यूरेशन, अभी 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया। तो द स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ, अब क्वेश्चन क्या है, एक तो फुल फॉर्म बता दो इसका। फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें जो ड्यूटीज या टैक्सेस लगते हैं उनमें रेमिशन देना, छूट देना, उसके बारे में स्कीम है। तो RODTEP का मतलब क्या है? एक तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्कीम है ये। तो द स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ड्यूटीज और टैक्सेस में छूट के बारे में। छूट किस पर? जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं उन पर। कब शुरू हुआ था? 21 में शुरू हुआ था, 23 में खत्म हो रहा था, जिसको कुछ समय के लिए ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है कॉमर्स मंत्रालय का, 2021 में शुरू हुआ था। टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे मिले, एक्सपोर्टर जो है उनको बेनिफिट मिले। पहले एक प्रोग्राम हुआ करता था बेनिफिट देने के लिए, उसका नाम था MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया करके एक पहले स्कीम हुआ करती थी। इसमें इंसेंटिव वगैरह मिलते थे, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, रिफंड वगैरह प्रॉपर नहीं मिल पाते थे उन लोगों को। इसी को रिप्लेस करके RODTEP शुरू किया गया था। तो पहले MEIS नाम से एक स्कीम होती थी, उसको रिप्लेस करके ही तो 2021 में RODTEP आया। क्या याद रखेंगे? ऑप्शन आ जाए, RODTEP फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, रेमिशन उसमें मिलना, छूट मिलना। दूसरा, कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, 21 में लॉन्च हुई थी, एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने वाली योजना है। फुल फॉर्म याद रखना है, कॉमर्स मिनिस्ट्री याद रखना है, और एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने के लिए है फुल फॉर्म। 3-4 पॉइंट यही क्वेश्चन निकलता है बस, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ अवार्ड्स बताए, और WTO, वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज के बीच ट्रेड स्मूथली चले, कोई नेगोशिएशन करना हो, डिस्कशन करना हो, ग्लोबल ट्रेड बढ़े, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? WTO। कहाँ हेडक्वार्टर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसको भी RODTEP में ध्यान रखकर बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है, क्या उनको भी ध्यान में रखा गया है RODTEP बनाते हुए? बिल्कुल ध्यान रखा गया है। इंडिया WTO का एक एक्टिव मेंबर है, तो WTO के जो इनिशिएटिव है, जो रूल्स हैं, उनसे कंपैटिबल भी है, उनको ओवरलुक नहीं किया है हमने, उनको भी ध्यान में रख के ही स्कीम बनाई गई थी, ठीक। अभी न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इसलिए क्वेश्चन है। व्यास सम्मान, लिटरेचर के 3 सम्मान मैंने एक साथ आपको बताए थे, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। एक मैंने अवार्ड आपको बताया था ज्ञानपीठ,
आपके पीडीएफ जो दिए हैं उसमें भी लिखा हुआ है, अपडेट कर दिया है मैंने डाटा उसका। ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान, ये 3 बताए थे मैंने। भारत के संविधान में 8th शेड्यूल, अब ये मत कहना शेड्यूल क्या होता है, पॉलिटी में सब चर्चा हो रखी है। लास्ट में 12th शेड्यूल, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो लास्ट में 12th शेड्यूल लिखे हैं। 8th नंबर शेड्यूल में लिखी हैं 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं। तो 8th शेड्यूल में जो भाषाएं लिखी हैं उनमें किसी में भी लिटरेचर लिखा गया हो, बढ़िया लिटरेचर लिखा गया हो, तो ज्ञानपीठ ट्रस्ट है वो देती है ज्ञानपीठ अवार्ड। पोएट्री वगैरह का काम किया गया हो उन्हीं 8th शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस में, तो के बिरला फाउंडेशन एक दूसरी संस्था है, वो देते हैं सरस्वती सम्मान। मतलब 8th शेड्यूल वाली भाषाओं में ही लिटरेचर लिखा गया है तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि ज्ञानपीठ ट्रस्ट देता है, और पोएट्री वगैरह का काम किया गया हो सरस्वती सम्मान दिया जाता है, वो ज्ञानपीठ ट्रस्ट नहीं देता, वो के बिरला फाउंडेशन देती है। तो वही 8th शेड्यूल वाली भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ भी है, सरस्वती भी है। जबकि व्यास सम्मान देता है के बिरला फाउंडेशन सिर्फ हिंदी भाषा के लिए, 8th शेड्यूल की किसी भी भाषा के लिए नहीं। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन ही देता है, वो भी हिंदी के लिए। तो जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के चैप्टर पड़े हुए हैं आपके फोल्डर में, उसमें अवार्ड्स में बता रखा है मैंने ये सब बैकग्राउंड। अब क्वेश्चन क्या है, व्यास सम्मान अभी हाल ही में किसको मिल गया? तो हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देती है। 4 लाख रुपए के लगभग इसमें कैश प्राइज भी होता है। तो व्यास सम्मान लिटरेरी अवार्ड है, 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। एनुअली दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देती है। और 2023 के लिए दिया गया है पुष्प भारती, इनकी किताब का नाम है यादें यादें और यादें। यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत आता है क्वेश्चन, ये वाले जो तीनों अवार्ड मैंने बताए हैं पीसीएस में बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो पुष्प भारती को मिला है यादें यादें और यादें, ये इनकी किताब का नाम है। तो व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको दिया गया है? इनको मिला। अगर पूरा पहले से क्वेश्चन बना रखा हो किसी एग्जाम में 22 वाला पूछ ले, तो ज्ञान चतुर्वेदी, इनकी किताब है पागलखाना। पुरानी जो अवार्ड की पीडीएफ मैंने दी थी उसमें 22 तक का लिखाया था, आज वाले में मैंने इसको अपडेट कर दिया है 2023। पुष्प भारती को मिला है, किताब का नाम ये है, और हिंदी में ही दिया जाता है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी भाषा के लिए है। आगे बढ़ें। जो मैंने क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी है, अलग से क्वेश्चन की पीडीएफ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं इन टॉपिक पे क्वेश्चन वहां दे रखे हैं। आज से कल तक मैं जो 2 क्लासें में कराऊंगा अभी, आज और कल वाले में ही, वो 100 क्वेश्चन वाली पीडीएफ अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो क्वेश्चन लगाते जाना, जो मैं थ्योरी समझा रहा हूं उसी से क्वेश्चन आपके वो 100 बन जाएंगे। दोबारा क्वेश्चन में भी वही थ्योरी दोबारा जरूरत नहीं है। तो जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं उससे वो क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अमेरिका की बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है टाइम मैगजीन, बहुत पुरानी। तो हर साल इसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एक चुना जाता है। तो बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन है ये टाइम मैगजीन अमेरिका की है। इंडियन पर्सन सबसे पहला, एक बार जो सबसे पहला पर्सन इसमें ऐड हुए थे 1930 में, महात्मा गांधी को भी पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था जब उन्होंने सॉल्ट मार्च किया था। दांडी वाला जो सॉल्ट मार्च था, गांधी जी को उस साल 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस मैगजीन ने डिक्लेयर किया था। 2023 के लिए किसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया? टेलर स्विफ्ट जो गायिका है उनको। 22 में कौन रहा था? यूक्रेन और रशिया के 2, जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति, और रशिया, और ये स्पिरिट ऑफ यूक्रेन नाम से एक संस्था 22 में इनको दिया था। टेलर स्विफ्ट 23 के लिए, 22 वाला यूक्रेन के राष्ट्रपति, और एक स्पिरिट ऑफ यूक्रेन नाम से एक ह्यूमन राइट्स वाली संस्था। 23 में टेलर स्विफ्ट, 22 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और गांधी जी पहले भारतीय 1930 में। अमेरिकन मैगजीन है ये। इंदिरा गांधी पीस प्राइज पिछली क्लास में बता चुका हूं, जो मैंने दिसंबर में अपडेट कराया था उसमें बता चुका हूं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंडियन पर्सन हो या विदेशी हो, इंडियन संस्था हो या विदेशी संस्था हो, किसी को भी दे सकते हैं। इंडियन या विदेशी, इंडियन हो या विदेशी हो, पर्सन हो या संस्था हो, दोनों को दिया जा सकता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। एक और होता है गांधी पीस प्राइज, वो भी गांधी पीस प्राइज भी
25 लाख रुपए दिए जाते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज में, उसके अलावा वो मेडल वेडल, और गांधी पीस प्राइज में 1 करोड़ रुपए देते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 23 के लिए मैंने आपको बताया था, 23 के लिए मिल चुका है डैनियल बैरनबॉइन और अली अबू अवद। दिसंबर में जो 3 क्लासें कराई थी करंट अफेयर की, उनमें ये बता रखा है मैंने। 23 का किसको मिला है? इजराइल फिलिस्तीन का जो इशू चल रहा है उसी में ये लोग आवाज उठा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट में ही जो ये लोग काम कर रहे हैं उसके लिए इनको दिया गया है। 22 वाला मैंने नहीं बताया था, 22 वाला भी मिल चुका है, IMA को मिला है। 22 वाला मैंने नहीं बताया था। अब 2 साल के डाटा याद रखने पड़ते हैं अवार्ड वगैरह में। 22 वाला और 23 वाला अभी फिलहाल ये 2 मतलब के हैं। 22 वाला मैंने अपडेट कर दिया है, IMA को मिला था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। 23 का बता दिया था, 22 वाला ऐड कर दिया है इसके अंदर, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सतलुज रिवर के किनारे IIT रोपड़ की एक टीम गई, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। उनको वहां टेंटलम मिला, जो सैंड थी उस सैंड में उनको टेंटलम नाम का रेयर मेटल मिला। टेंटलम होता क्या है, किन किन चीजों में इस्तेमाल होता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है? टेंटलम का सतलज के किनारे सैंड में पाया जाना, ये सिर्फ पंजाब एरिया नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो टेंटलम, अभी क्वेश्चन आपके लिए क्या बनेगा, अभी हाल ही में टेंटलम कहां पर पाया गया इंडिया में? सतलज के किनारे पंजाब एरिया में मिला है। सतलज तो हिमाचल में भी बहती है, पंजाब में भी बहती है, पंजाब वाले एरिया में पाया गया है। तो टेंटलम रेयर मेटल है जो सतलज के किनारे अभी पाया गया। IIT रोपड़ की टीम ने पता लगाया इसका, वहां जो सतलज के किनारे सैंड थी उसमें पता लगा। टेंटलम के बारे में कुछ जानकारी, 73 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ग्रे कलर का, हैवी, बहुत हार्ड, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होता है। इंजीनियरिंग वालों को तो आसानी समझ में आएगा क्या यूज है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होती है हवा के संपर्क में आने के बाद भी। प्योर टेंटलम डक्टाइल होता है, आप इसको वायर वगैरह की फॉर्म में बना सकते हैं, थिन वायर वगैरह में बना सकते हैं, टूटेगा नहीं, मतलब डक्टिलिटी भी अच्छी है। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्यून टू द केमिकल अटैक। एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस है, तो जल्दी कोरोन वगैरह नहीं होगा संपर्क में आने पर। और प्रॉपर्टी क्या क्या है? इम्यून है केमिकल अटैक एट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री। उसके अलावा टेंटलम एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सीडेड ओनली बाय टंगस्टन एंड रीनियम। टंगस्टन एंड रीनियम मतलब टंगस्टन और रीनियम को हटा दो तो उसके बाद सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट टेंटलम। Notably, tantalum also has an extremely high melting point exceeded only by tungsten rhenium. टंगस्टन रीनियम को छोड़कर टेंटलम तीसरे नंबर पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किन किन जगह इसका एप्लीकेशन है? एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसके एप्लीकेशन भी लिख दिए हैं पूरे, यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिख दिए हैं किन किन सेक्टर में यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, उसके अलावा एयरक्राफ्ट वगैरह में भी यूज हो रहा है, मिसाइल्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, आर्टिफिशियल ज्वाइंट वगैरह, सर्जरी वगैरह में भी यूज हो रहा है। तो किन किन जगह अप्लाई एप्लीकेशन है, सब मैंने एप्लीकेशन बता दिए हैं यहाँ पर। एक होता है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, देखो एक दो वर्ड जरा देखो यहाँ पर। एक आपने वर्ड सुना होगा डार्क पैटर्न, आजकल ये शब्द बड़ा यूज होता है। एक शब्द है डार्क पैटर्न। एक आपने वर्ड ये सुना ग्रीन वॉशिंग। एक शब्द होता है व्हाइट वॉशिंग। अब देखो इंग्लिश का एक बड़ा प्रचलित वर्ड है व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश कर दिया मतलब पूरी चीज पर लीपापोती कर दी, उसको पूरा मैनिपुलेट कर दिया, पूरा बदल दिया कंसेप्ट ही। तो व्हाइट वॉश का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कि कोई प्रोडक्ट आप खरीदने गए और प्रोडक्ट कुछ कह के बेच दिया और बाद में जब आप बात करने गए उस पर लीपापोती कर दी, पूरा व्हाइट वॉश मतलब पूरा बेवकूफ बना दिया आपको। जो वो चीज रियल में थी नहीं, बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बेच दिया। अगर वो चीज इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर दिया जाए, आपको मिसलीड या डिसीव, धोखा दिया जाए, तो उसको व्हाइट वॉश के बजाय ग्रीन वॉश कह देंगे। मतलब कोई प्रोडक्ट आप लेने गए और वो था नहीं इको फ्रेंडली, पर इको फ्रेंडली के नाम पर बेच दिया कि साहब इसमें जो बैटरी लगी है बहुत बढ़िया है, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब इन्वायरमेंट पे जोर देकर कोई प्रोडक्ट आपको इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बताकर बेच दिया गया हो, जबकि वो रियल में नहीं था। इन जनरल अगर बेवकूफ बनाया जाए, लिपापोती की जाए, बढ़ा चढ़ाकर चीजें बेची जाए, तो व्हाइट वॉश कहते हैं।
इन्वायरमेंट को आगे रखकर अगर बेवकूफ बनाया जाए कि इको फ्रेंडली बताया जा रहा है और है नहीं, तब उसको कहेंगे ग्रीन वॉश, तब उसको बोलेंगे ग्रीन वॉश। जैसे खाने पीने की चीजों में कोई चीज यूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली बता के वो चीज बेची जा रही है, पर ऐसा कोई प्रोडक्ट उसके अंदर है जो इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाला है, इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाला। जैसे प्लास्टिक वाली चीज में कोई चीज बेची जाए और कह दिया जाए सर ये तो ऐसा प्लास्टिक है कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करेगा, और है प्लास्टिक, तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, पर वो रियल में इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाली चीज है, वहां पर आप वर्ड यूज करोगे ग्रीन वॉश। मतलब व्हाइट वॉशिंग से ही एक वर्ड निकला ग्रीन वॉश। इन्वायरमेंट संबंधित चीजें जो रियल में नहीं है उनको बढ़ा चढ़ाकर बेचा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, उसको वर्ड यूज करते हैं ग्रीन वॉश। ठीक है, ग्रीन वॉश। और आजकल एक वर्ड और होता है डार्क पैटर्न, ये वर्ड आजकल बहुत सुनते हैं, बहुत चर्चा में रहता है डार्क पैटर्न। आजकल आप देख रहे होंगे वेबसाइट और ऐप वगैरह बनाकर, सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वेबसाइट और ऐप वगैरह के माध्यम से आपको कोई कोर्स बेचा गया, कोई चीज बेची गई, उतना आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया, बस प्रचार कर करके, बार बार प्रचार करके आपको वो चीज दी गई और रियल में वो थी नहीं। मान लो कोई कोर्स, आए दिन कंट्रोवर्सी वगैरह भी चलती है कि हमने कोई कोर्स किया और हमें वो चीज मिली नहीं, और वेबसाइट और ऐप पर उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था जो रियल में वो नहीं था, और आपसे पैसे भी ले लिए गए, फिर आपको वो रिफंड भी नहीं मिल पा रहा, आपको वो चीज क्वालिटी भी नहीं मिली जो आपसे कमिट की गई, आपको रिफंड भी नहीं मिला, और बार बार प्रचार कर करके आपको वो चीज दिमाग में डाली जा रही है। मतलब आपको मिसलीड किया जा रहा है, डिसीव किया जा रहा है, बिट्रे किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ठीक, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डार्क पैटर्न, इसके लिए वर्ड आता है डार्क पैटर्न। वेबसाइट या ऐप वगैरह के माध्यम से ऐसा अगर कुछ किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज सेल की जा रही है जो रियल में वो नहीं है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कर ऐसा कुछ बेचा जा रहा है जो रियल में वो है नहीं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न कई बार कंपनियां कॉम्पिटिटिव बेनिफिट लेने के लिए भी ऐसा करती हैं। अब ऐसे ऐसे कुछ चीजें आ रही हैं आजकल जिनके लिए कोई रूल बने नहीं है। जैसे इंडिया की मैं बात करूं, भाई कंपनियां भी तो इतनी चालाक होती हैं, वो ऐसी ऐसी चीजों पर काम करती हैं कि उनके लिए कोई लॉ ही नहीं है, आप कैसे पकड़ोगे, कैसे रिफंड मांग लोगे। तो इंडिया में दो तीन चीजों पे मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। जैसे डार्क पैटर्न का मुद्दा है, अब ये कैसे डील होगा, किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहां पर जाएगा, क्या कोई नियम स्पेशली इसके लिए बना हुआ है। ग्रीन वॉशिंग के केस में अगर कुछ हो रहा है तो क्या कोई नियम है हमारे पास। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वल्गैरिटी है, ऑब्सीन चीजें हैं, न्यूडिटी है, तो ओटीटी वगैरह भी चर्चा में देखो आजकल बहुत है कि टीवी पर जो कंटेंट आ रहा है उसके लिए तो कई नियम बने हुए हैं, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आजकल चर्चा चल रही है, आए दिन हिंदू में चर्चा हो रही, हिंदू में और भी पेपरों में आ रही है। हिंदू का कंटेंट थोड़ा सा बढ़िया, मतलब या ऐसा कह लो कि लगातार जिस पेपर को आप पढ़ते रहते हो वो ज्यादा आपको अच्छा लगता है। द हिंदू में कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है पर लिखता बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। इंडियन एक्सप्रेस वगैरह भी यूपीएससी वाले बच्चे आजकल तो ट्रेंड है कि वही पढ़ते हैं, पर कवरेज थोड़ी शॉर्ट में रहती है। हिंदू और एक्सप्रेस में एक बेसिक अंतर है, हिंदू में बड़ा डिटेल में कवरेज आती है, एक्सप्रेस थोड़ा शॉर्ट में लिखता है उसको। मुझे पर्सनली पूछोगे तो द हिंदू का कंटेंट ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि कई साल से मैं वही फॉलो कर रहा हूं तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। एक्सप्रेस वगैरह में भी कम में ठीक लिखता है, पर जिसको बहुत डिटेल में जानना हो, या मान लो आप सुपरफिशियली अगर काम चल जाए देखकर, तो ठीक। यूपीएससी वाले अगर पर्सनली मेरे से पूछें, मैं रिकमेंड क्या करूंगा, मैं द हिंदू रिकमेंड करता हूं शुरू से, वो पेपर बहुत अच्छा है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग बिल ला रही है सरकार, मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूं, मैंने वो कवरेज कर भी दी है इसमें। ब्रॉडकास्टिंग को लेकर सरकार एक बिल ला रही है, भी चर्चा में देखो लगातार। तो ओटीटी के ऊपर भी लगाम कैसे लगानी है, ओटीटी के ऊपर भी कैसे लगाम लगाई जाएगी, इस पर भी सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल में प्रोविजन कर रही है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं जरा। डार्क पैटर्न और ग्रीन वॉशिंग, पहले हम ग्रीन वॉशिंग की बात कर लें। समझा मैंने दिया ग्रीन वॉशिंग क्या है, एनवायरनमेंट के नाम पर मिसलीड करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर आए दिन आप सुनते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपको किसी ने बेच दिया और वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, जैसा चाहिए था वैसा है नहीं, बेवकूफ बनाया गया, तो आप तुरंत कहते हो मैं कंज्यूमर फोरम में चला जाऊंगा। सबके मुंह से कि ये सब सुना होगा, मैं कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ साल पहले इसको अपडेट करके एक नया कानून बना दिया गया था, 2019 का कानून। जो लेटेस्ट अपडेशन वगैरह हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, 2019 में अपडेशन हुआ था। जब बना था मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में, क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी ने पूछा था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में
अब इसमें वो सारे नियम, भाई समय जब बदलेगा तो चैलेंजेस बदलेंगे, तो पुराने कानून पे तो काम नहीं चलेगा, आपको कानूनों में ही बदलाव करना पड़ेगा। जैसे डिजिटल आजकल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ चुकी है, प्रमोशन बढ़ चुके हैं, तो समय के साथ आपको कानून भी बदलने पड़ेंगे। सबसे लेटेस्ट जो चेंज किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल लाया था, उसका कानून बन के 19 में ये नया कानून आ गया। इसके अंदर एक डेडिकेटेड अथॉरिटी भी बनी, सीसीपीए, इसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसी एक्ट के तहत बनी है ये, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कोई एडवर्टीजमेंट अगर आपको मिसलीड कर रहा हो, धोखा दे रहा हो कि ये तेल लगाओ और 10 दिन में बाल उग जाएंगे, और तुमने 3 महीने लगाया तो भी नहीं उगे, कई बार देखते हो इस तरह के मामले चले जाते हैं, कंप्लेंट कर दी जाती है, पेनल्टी भी लग जाती है, सुने होंगे कई बार। तो बढ़ा चढ़ाकर जो एड पेश किए जाते हैं, अब यहां पर कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जो कानून है, कंज्यूमर को अगर बेवकूफ बनाया जा रहा हो एडवर्टीजमेंट के द्वारा, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना जो वो रियल में नहीं थी, तो एक डेडिकेटेड संस्था भी है इसी तरह के मामले को डील करने के लिए, इसका नाम है सीसीपीए। ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सीएसआईआर वाले एग्जाम के लिए भी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ईएस में तो आया भी था, जब 17 में पैटर्न चेंज हुआ था उस साल पढ़ा के भेजा वो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आया भी था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कानून, कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा रहा हो। अब इंडिया में डार्क पैटर्न के लिए अलग से डेडिकेटेड लॉ तो नहीं है, पर अगर आपको मिसलीड किया जा रहा है तो इसके अंदर वो चीज मानी जाएगी, इसके अंदर वो माना जाएगा। अलग से कानून तो नहीं डार्क पैटर्न का बनाया, हो सकता है आगे अलग ही कानून बना दें। अभी फिलहाल इसके अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो, ये कानून तो है आपके पास। ग्रीन वॉशिंग वाले केस में भी आप इसके अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपके पास कोई नए कानून स्पेसिफिक इनके लिए तो नहीं है, पर आपके पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके तहत भी कई सारी चीजें ये कवर हो जाती हैं। ठीक, अब चर्चा करें। ग्रीन वॉशिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग a false impression or misleading information about how a company product are environmentally sound, eco-friendly. Greenwashing involve making an unsubstantiated claim to deceive consumer. Deceive मतलब धोखा देना, मतलब प्योर इंटेंशन के साथ वो चीज नहीं बेची जा रही है, बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटली अच्छा है, पर इंटेंशन आपको धोखा देने की है, सही इंटेंशन के साथ वो प्रोडक्ट आपको नहीं बेचा गया। तो ग्रीन वॉशिंग, ये फॉल्स इंप्रेशन, मिसलीड किया जा रहा है और आपको धोखा दिया जा रहा है, इको फ्रेंडली बता के बेचा जा रहा है जबकि वो है नहीं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है। ठीक, व्हाइट वॉशिंग शब्द पहले यूज होता था, वहीं से निकाला गया है। देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, इस क्षेत्र में कमी है कि बहुत स्ट्रिक्ट कानून हमारे पास है नहीं, इस क्षेत्र में हमारे पास कमी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है नहीं, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ही हम इसको कंसीडर करेंगे, हम इसको उसके तहत कंप्लेंट डाल सकते हैं। लिखा है ना, प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग एड इन इंडिया इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग मिसलीडिंग एड। तो मिसलीडिंग एड वगैरह है या अनफेयर तरीके से कोई चीज बेची जा रही है बढ़ा चढ़ा के, तो ये कानून आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही मेन कानून है, यही कंट्रोल करता है। गलत एड, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बेची जा रही है, इस कानून के अंतर्गत आएगा। आगे जाके आप देखेंगे अलग कानून भी इनके लिए बनेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमने बताया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये पास हो गया था, लागू हो चुका था जुलाई 2020 से। 19 में ये कानून पार्लियामेंट ने बना दिया था, 20 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है। इसी कानून के तहत सीसीपीए बनी थी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें कस्टमर को यह अधिकार है, कस्टमर के अधिकारों को सुरक्षित करे कि वो अपनी कंप्लेंट वगैरह यहाँ पर डाल पाए अगर उनको धोखा हुआ है, कोई गलत बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बेची गई हो जो, या गलत एड के द्वारा बेची गई हो जो रियल में वो प्रोडक्ट था नहीं, तो कस्टमर यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, ये मैंने जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया है। जीके में पता लगा एसएससी में पूछ देगा नेशनल कंज्यूमर डे कब है। ध्यान रखो, नेशनल कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, दोनों अलग अलग डेट है, दोनों एक ही नहीं। नेशनल वाला होता है 4 दिसंबर को, वर्ल्ड वाला होता है 15 मार्च को।
नेशनल कंज्यूमर डे 4 दिसंबर, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च। व्हाट इज गजराज सुरक्षा? यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है इस तरह के, गजराज सुरक्षा क्या होता है। इस साल में आप देखोगे या तो सिविल सर्विसेज या एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी के ही एग्जाम है, उनमें किसी में पूछेगा ये क्वेश्चन। हाथियों को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने के लिए रेलवे की पहल है ये। कई बार आप सुनते हैं जलपाईगुड़ी जैसे सुनते हो वेस्ट बंगाल, आए दिन ट्रेन क्रॉस करते हुए एलिफेंट ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कई बार सुना होगा अखबार में, द हिंदू वगैरह में तो आए दिन आता है। तो रेलवे ट्रैक वगैरह को क्रॉस करते हुए एलिफेंट वगैरह कई बार मारे जाते हैं। तो क्या है गजराज सुरक्षा? कुछ रटना नहीं है। गजराज सुरक्षा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये किसका इनिशिएटिव है? गजराज हाथी के लिए है, नाम से पता लग रहा है। सुरक्षा मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन दो तरह से बनेगा, हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाल ही में जो बनाया गया है क्या है, ऑप्शन बना देगा, गजराज सहेली, हाथी मेरे साथी, गजराज सुरक्षा, चारों में हाथी वाले नाम लिख देगा, तब कंफ्यूज हो जाओगे। तो गजराज सुरक्षा। अगला क्वेश्चन बनता है किसका इनिशिएटिव है? रेलवेज का। रेलवेज का इनिशिएटिव है ट्रेन एक्सीडेंट में हाथियों को कैसे ट्रेन एक्सीडेंट ना हो, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, किन किन जगहों पर ये लॉन्च किया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं हाथियों के, उनकी पॉपुलेशन जहां ज्यादा है। तो इंडियन रेलवे ने एक टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस की गजराज सुरक्षा के नाम से, रेलवे ट्रैक पर एलिफेंट एक्सीडेंट रोकने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम कंसेप्ट है ये। ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह बिछाई जाएंगी। अब हाथी का वेट इतना होता है तो प्रेशर पड़ेगा ना, जैसे वो क्रॉस करेगा तो प्रेशर पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर वगैरह भी पैरों के नीचे आएगी, जहां पर वो क्रॉस कर रहा है फाइबर वगैरह बिछाई जाएगी, तो जहां वो पैर रखेगा अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो प्रेशर वेव जनरेट होगी। प्रेशर वेव जनरेट होगी, उससे सिग्नल जाएगा, स्टेशन मास्टर को पता लगेगा कि एलिफेंट क्रॉस कर रहे हैं, तो ट्रेन को धीमा करना है, तेज करना है, रोकना है, ये पहले से पता चल जाएगा। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है गजराज सुरक्षा। ऑप्टिकल फाइबर वगैरह की मदद ली जा रही है इसमें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम क्या कह रहे हैं, एज एलिफेंट मूव द ऑप्टिकल फाइबर डिटेक्ट वाइब्रेशन कॉज्ड बाय देयर फुट स्टेप। तो जब एलिफेंट चलेंगे उनके पैरों से जो प्रेशर वेव जनरेट हो रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर अगर बिछी होंगी, वाइब्रेशन जो है फिर सिग्नल में कन्वर्ट होंगे। दीज वाइब्रेशन ट्रिगर सिग्नल विद इन द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट अप टू 200 मीटर अहेड। 200 मीटर तक की दूरी में हम पता लगा लेंगे। ट्रैक पर 200 मीटर तक की दूरी में अगर एलिफेंट कहीं आसपास है तो हम ट्रैक कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर को सिग्नल चला जाएगा, वो मैसेज भेज देगा ट्रेन को स्लो करना है, फास्ट करना है या रोकना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर जाके नहीं पूछ रहा, आपसे पूछेगा गजराज सुरक्षा क्या क्या चीज के लिए, मतलब एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या नियम बनाया गया है, क्या टेक्नोलॉजी है, किसका इनिशिएटिव है, ये क्वेश्चन बनेगा। कहां कहां पे अभी ये लाया जा रहा है, एक तो वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी मैंने शुरू में ही बोला आपको, उसके अलावा केरल तमिलनाडु में काफी एलिफेंट हैं, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, असम, ये सब एरिया में लाया जा रहा है। उड़ीसा, तो एलिफेंट पॉपुलेशन जहां जहां उन एरिया में मेन, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इतने एरिया में लाएंगे इसको पहले। पॉइंट समझ आया। अगला है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर पीएम मोदी ने बनारस में इनॉग्रेशन किया है। नहीं, मेडिटेशन सेंटर नहीं, वो पोर्टेबल हॉस्पिटल, 200 लोगों का एक साथ ट्रीटमेंट करने के लिए। मेडिटेशन सेंटर बनारस वाले का नाम दूसरा है। आरोग्य वाला, इसको याद रखने का सिंपल तरीका, आरोग्य मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिटेशन सेंटर नहीं, ये है आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये गुड़गांव में इनॉग्रेट किया है अभी। तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब गुरुग्राम में अभी लॉन्च हुआ है, वहां से स्टार्ट हुआ है। ये है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर ये दुनिया का पहला ना होता और इंडिया ने बनाया है। दूसरी बात, दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई, एक तो दुनिया का पहला और इंडिया ने बनाया, तो हमारे ही एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा लोगों को, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो ये है दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, क्वेश्चन इसीलिए बनता है ये। एक बार को क्वेश्चन ना बनता अगर ये जनरल बात होती, दुनिया का पहला है और भारत ने बनाया है,
अब ये एग्जाम में पक्का क्वेश्चन है, यूपीएससी ज्यादा चांस है कि पूछेगा और एग्जाम में भी बन सकता है। तो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब, गुड़गांव में इनॉग्रेशन अभी हुआ है इसका, वहां पर ये दिखाया गया कैसा है। और भीष्म नाम से एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत बनाया है, इंडिया ने खुद ही तैयार किया है ये। भीष्म नाम का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत ही तैयार किया गया। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री नाम से एक प्रोग्राम है, उसके तहत ये बनाए गए। 200 लोगों का ट्रीटमेंट एक बार में कर सकते हैं। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट, मिनी आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, पावर जनरेटर, ब्लड टेस्टिंग मशीन, एक्सरे, ये सारी सुविधाएं इसके अंदर होंगी। 200 लोगों का, 200 पेशेंट का इलाज एक बार में किया जा सकता है इसके अंदर। और पोर्टेबल है, एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर वगैरह से भी आप इसको एक से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। इसके बाद है जो माइग्रेशन होता है इंडिया से स्टूडेंट वगैरह का या प्रोफेशनल लोगों का, उससे संबंधित एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रयास। तो माइग्रेशन संबंधित बात हो रही है, स्टूडेंट का या स्किल्ड वर्कर का, प्रोफेशनल का, तो कौन सा मंत्रालय हमारा इन्वॉल्व होगा? एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, प्रोग्राम है। तो प्रोजेक्ट प्रयास, क्वेश्चन क्या बनता है, किसके बारे में है? अब नाम से नहीं पता लग रहा ये लेबर क्लास के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, या हेल्थ के लिए है, या एड्स के लिए है, या कोविड के लिए है, नाम से कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा आपको। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। जैसे प्रोजेक्ट सनराइज, ये बहुत आता है एग्जाम में, करंट में पढ़ाया था मैंने। प्रोजेक्ट सनराइज नॉर्थ ईस्ट में एड्स के जो पेशेंट हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट करने का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट सनराइज। 20 बार आ चुका है एग्जाम में, और नोट्स में भी आपके लिखा रखा है, पढ़ाया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है वो। प्रोजेक्ट प्रयास, अब नाम से नहीं पता लग रहा किसके लिए है, की वर्ड है माइग्रेंट, माइग्रेशन वर्ड याद रखो यहां पर। तो स्टूडेंट या स्किल्ड प्रोफेशनल जिनका माइग्रेशन, उनसे संबंधित है ये। हमारा कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व होगा? विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व होगा इसमें। ठीक, अब पढ़ो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और हमारा विदेश मंत्रालय ये भी इन्वॉल्व है, इसके साथ पार्टनरशिप है। तो प्रयास क्या चीज है? रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा इन दोनों का योगदान है इसमें। प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत की गई है इंडियन वर्कर और स्टूडेंट, इंडियन वर्कर और स्टूडेंट जो माइग्रेट कर रहे हैं वो सेफ, सिक्योर, ऑर्डरली मैनर में, रेगुलर तरीके से माइग्रेशन हो सके। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और विदेश मंत्रालय का ज्वाइंट एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है। इंडियन वर्कर और स्टूडेंट जो माइग्रेट कर रहे हैं वो सेफ, सिक्योर, ऑर्डरली और रेगुलर मैनर में होना चाहिए। मतलब माइग्रेशन का जो मुद्दा है वो सेफ होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्डेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सारा कुछ। It is one of the first attempt to consolidate all the state level initiative for safe, orderly and well managed international migration for aspiring Indian migrant worker and student through policy recommendation in collaboration with the Ministry of External Affairs and state government. मतलब माइग्रेशन रिलेटेड पॉलिसी, माइग्रेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट है। It aimed to undertake a study capturing the key migration trend, need, aspiration, major international migration। तो पॉइंट समझ आ गया कि माइग्रेशन रिलेटेड समस्याएं जो हैं उनको रेगुलेट किया जाए, माइग्रेशन वगैरह का जो इश्यू है उसको रेगुलेट किया जाए, सेफ एंड सिक्योर बनाया जाए, उसमें जो हर्डल्स आते हैं उनको खत्म किया जाए, प्रॉपरली गवर्न किया जाए। ठीक, अब है इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक। आर्कटिक की तरफ रिसर्च के लिए एक टीम भेजा इंडिया ने। साउथ पोल की तरफ देखो, ये साउथ की तरफ है अंटार्कटिका, नॉर्थ की तरफ है आर्कटिक। अंटार्कटिका में इंडिया के रिसर्च स्टेशन, 3 रिसर्च स्टेशन। सबसे पहला रिसर्च स्टेशन हमारा अंटार्कटिका में था, इसका नाम दक्षिण गंगोत्री। दूसरा था हमारा मैत्री, और तीसरा कमीशन हुआ था भारती।
जिसमें से दक्षिण गंगोत्री तूफान में खत्म हो गया, बर्फ में दब गया है। अब ये 1990s में 1980-85 के आसपास कहीं कमीशन हुआ था, अब ये डीकमीशन हो चुका है। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था, अब ये डीकमीशन हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है, सिंपली कह लो रिटायर हो गया। तो अंटार्कटिका पे हमारे 3 रिसर्च स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 रिसर्च स्टेशन। पहला था दक्षिण गंगोत्री, रिटायर, फिर अभी लेटेस्ट भारती है हमारा, 2014 के आसपास भारती कमीशन हुआ। अंटार्कटिका की तरफ तो कई एक्सपीडिशन भेजे गए, कई टीमें भेजी गई। आर्कटिक की तरफ हमारे पास 2 हैं, एक का नाम है हिमाद्री, पढ़ाया हुआ है जीके में, हिमाद्री, और दूसरा एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम है इंड आर्क। हिमाद्री पुराना है, इंड आर्क नया है। इंड आर्क जो है ये हमारी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक की तरफ। आर्क शब्द का मतलब ही आर्कटिक है, यहाँ अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की, इंड आर्क, इंड मतलब इंडिया, आर्क मतलब आर्कटिक, रटना ही कुछ नहीं है, ये इस तरफ है। हिमाद्री पहले बना हुआ है, इंड आर्क से पहले का है। हिमाद्री जो है वो स्वालबार्ड एक जगह है नॉर्वे में, यहां पर है ये, नॉर्वे में स्वालबार्ड एक जगह है, वहां पर हिमाद्री ऑब्जर्वेटरी है हमारी। तो आर्कटिक क्षेत्र में जो टीम भेजी गई है इंडिया की तरफ से, कहां पे भेजी गई है? हिमाद्री में भेजी गई है। इंडिया की तरफ से टीम भेजी गई है आर्कटिक की तरफ, हिमाद्री में भेजी गई है, स्वालबार्ड नॉर्वे। जिससे क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, आर्कटिक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, सी लेवल में क्या अंतर आ रहा है, ये सारी रिसर्च हम कर सकें। आर्कटिक पे क्यों भेजा गया है? मेन तो क्लाइमेट है, सी लेवल बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी में क्या अंतर आ रहा है, जैसे आर्कटिक में पोलर बियर पाया जाता है, पोलर बियर की पॉपुलेशन कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी वहां खत्म हो रही है, तो ये सब रिसर्च कर पाए। सिंपल रिसर्च रिलेटेड इनिशिएटिव है इंडिया का। तो इंडिया ने लॉन्च किया है पहला विंटर एक्सपेडिशन आर्कटिक की तरफ। तो दिसंबर 2023 में ये भेजा गया, लेटेस्ट है। किरण रिजिजू मंत्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के, तो वो उस मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट, सी लेवल, बायोडाइवर्सिटी में क्या बदलाव आ रहे हैं उनको जानने के लिए। एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ही एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये इसका नाम है, देखो, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है ये। इसी के एक इंपॉर्टेंट पर्सन है डॉक्टर थम्बन मेलोथ, और इनकी टीम ने मिलकर काफी काम किया इस पर। इसका जो पोलर रिसर्च के बारे में जो मेन क्रेडिट जाता है इनकी टीम को, ये काफी काम कर रहे हैं इसी चीज पर, थम्बन मेलोथ और इनकी टीम, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये नोट कर लो, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसके अंतर्गत है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो आगे आप देख सकते हैं हिमाद्री स्टेशन पे 4 लोग भेजे गए, स्वालबार्ड नॉर्वे, किस लिए भेजे गए हैं बता दिया। और इंडिया की एक आर्कटिक पॉलिसी भी है, आर्कटिक क्षेत्र की स्टडी के लिए भारत ने 2022 में एक पॉलिसी भी बनाई। 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है आर्कटिक को लेकर, तो उसका हिस्सा भी है ये। इंडिया की अपनी आर्कटिक पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने 17 मार्च 2022 को लॉन्च की थी, जिसमें 6 सेंट्रल एरिया हैं जिस पर हमें काम करना है। आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया जिन चीजों पर काम करने वाला है ये सब लिखे हुए हैं, उसमें 6 इंपॉर्टेंट चीजें, साइंस एंड रिसर्च के क्षेत्र में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टडी, उसके अलावा इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे इंपॉर्टेंट वो ट्रेड रूट वगैरह भी है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी की बात, गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इंफॉर्मेशन रिसर्च हमें मिले डाटा इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करना, और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी अपनी नॉलेज, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इसके बारे में बेटर हो। तो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के 6 सेंट्रल पिलर हैं, उसको ध्यान में रख के ही ये भी एक काम किया गया है कि हिमाद्री स्टेशन पे ह्यूमन को भेजा गया, अभी यहां से टीम भेजी गई।
डार्क पैटर्न मैंने समझा दिया आपको क्या मतलब होता है। डार्क पैटर्न मैंने बता दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने हाल ही में इसके ऊपर चर्चा की है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये भी आएगा। डेडिकेटेड कानून अभी इसके लिए तैयार नहीं है। क्या डार्क पैटर्न इलीगल होते हैं? कई बार बिजनेस में स्ट्रेटजी के तौर पर भी लोग यूज करते हैं इसका। बिजनेस में कई बार स्ट्रेटजी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है फायदा उठाने के लिए। ओटीटी और डिजिटल कंटेंट को लेकर भी सेंटर का प्लान, अभी मैंने बताया आपको, ब्रॉडकास्टिंग बिल सरकार ला रही है। ब्रॉडकास्टिंग को लेकर सरकार एक बिल ला रही है जिसमें ओटीटी को भी शामिल कर रहे हैं। पुराने जो टेलीविजन रूल वगैरह थे उनको हटाकर ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक नियम ला रही है सरकार। तो सेंटर का प्लान है कंटेंट को रेगुलेट करना। डिजिटल मीडिया, ओटीटी भी शामिल है इसके अंदर। एक तो ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। तो द सेंटर न्यू ड्राफ्ट बिल अभी पास नहीं हुआ, जब पास हो जाएगा तो इंप्लीमेंट हो जाएगी सारी बात। तो इसमें न्यूज, एंटरटेनमेंट, ओटीटी ये सब शामिल हो जाएगा इसके अंदर, जो ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है। अभी आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। इंटरनेट रिलेटेड जो कंटेंट होता है आप देखोगे आईटी एक्ट के तहत गवर्न होता है डिजिटल कंटेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसके तहत अभी कंट्रोल होता है, पर इसकी जगह ब्रॉडकास्टिंग एक नया बिल लाया जा रहा है। अभी किससे रेगुलेट होता है? आईटी एक्ट 2000, पर अब वो समय के हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट नया प्लान लेकर आ रही है इसको लेकर। द सेंटर न्यू ड्राफ्ट बिल जो कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के होराइजन को और एक्सपेंड कर देगा। न्यूज, एंटरटेनमेंट, ओटीटी इन सब पर लगाम लगाई जाए। डिजिटल कंटेंट, यूट्यूब सब दायरे में आ जाएंगे इसके। कोई कहीं कुछ भी बोल रहा है ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सब पे लगाम लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इस बिल में क्या क्या चीजें हैं इस सब डिटेल में देखो लिख दिया है। ये नया ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जा रहा है जिसमें डिजिटल कंटेंट को भी शामिल किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने तैयार किया है ड्राफ्ट इसका। ये बिल जो बनाया है, जो ड्राफ्ट किया है कंटेंट, ये इस मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो पहले कभी चला करता था केबल टीवी नेटवर्क वगैरह, वो सब रिप्लेस हो जाएगा जब ये आ जाएगा। तो 10 नवंबर को ये रिलीज किया गया ड्राफ्ट बिल का। जब पास हो जाएगा तो पास होना मतलब लागू हो जाना। तो जो भी ये डिजिटल कंटेंट में ऑब्सीन, वल्गर, न्यूडिटी ये सब चीजें हैं, उन सबको इसमें ध्यान रखा जाएगा, कैसे इनको खत्म करना है, कैसे इन पे चेक एंड बैलेंस लगाने हैं। इंडिया जापान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप, भारत और जापान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो गया है। सेमीकंडक्टर जो हमें चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सेमीकंडक्टर की हमें जरूरत है। जापान के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के रिगार्डिंग, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो द यूनियन कैबिनेट, इसको अप्रूवल दे दिया गवर्नमेंट ने, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो क्वेश्चन आएगा किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप अभी हुई है? जापान के साथ, ये क्वेश्चन है इसमें। तो इंडिया का मंत्रालय है मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और जापान का जो एक मंत्रालय है उनके बीच है ये। पीएम ने क्लियरेंस दे दिया इसको, मतलब कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। कैबिनेट का हेड पीएम होता है, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया। तो मीटी और जापान इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के रिगार्डिंग। क्या इसका पर्पस है? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ होना है, चिप बनाना, सिलिकॉन, फोटोनिक, सेंसर, ये सब चीजें बनने के लिए हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्ट्रेंथन होगी तभी जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, उसमें हम कमी ला पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट इंडिया का जिस तरह से ग्रो कर रहा है, कुछ कुछ चीजों में हम लैक कर रहे हैं जो बाहर में खरीदनी पड़ती है, ताइवान से, जापान से, कोरिया से, बाहर से बहुत चीजें मंगानी पड़ती है। धीरे धीरे हमारा फोकस ये है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़े, रॉ मटेरियल वगैरह हमें मिल जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए, कैसे बनाना है वो सब पता लग जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनता है इस पर कि किसके साथ हमारी पार्टनरशिप हुई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर? जापान के साथ। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंगल लाइनर, सीजीएल और जेईई में जो आते हैं सिंगल लाइनर क्वेश्चन, कहां पे प्रेसिडेंट कौन बन गया, जो शॉर्ट में एक एक लाइन के हैं। नवंबर 2023 में स्पेन के नए पीएम बने हैं पेड्रो संचेज, इनका नाम है। नवंबर 23 में पेड्रो संचेज ये पीएम बने हैं स्पेन के। सिंगापुर नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, ये भी थर्मन सनमुगरत्नम
ये सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। थर्मन, पूरा नाम ना भी याद करो, थर्मन याद कर लो। तो पेड्रो संचेज स्पेन के पीएम, थर्मन सिंगापुर के राष्ट्रपति। इमर्सन नानगगवा सेकंड टाइम राष्ट्रपति जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे वही कंट्री जिसकी इकोनॉमी की हालत खराब है, हाइपर इन्फ्लेशन है, महंगाई कई गुना बढ़ी हुई है। तो इमर्सन नानगगवा जिम्बाब्वे का फिर से राष्ट्रपति बन गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनारस में पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है। स्वरवेद महामंदिर इसका नाम है, स्वरवेद महामंदिर। 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस में पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है, इसलिए क्वेश्चन है। स्वरवेद महामंदिर नाम से दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन, क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां बना है? नाम भले ना पूछे, कहां बना है ये बताइए। बनारस, यही क्वेश्चन डायरेक्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बनारस में इनॉग्रेशन हुआ है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है, इंडिया ने बनाया है, इसलिए क्वेश्चन है। ठीक, उमराहा एरिया बनारस का, वहां बना है। अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति हो गए दिसंबर 23 में। लगातार थर्ड टाइम अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बन गए हैं 6 साल के लिए फिर से इजिप्ट के। एशिया की पहली ट्रेन पायलट, लोको पायलट सुरेखा यादव 1988 में ये रेलवे में भर्ती हुई। 1988 में रेलवे में भर्ती हुई। अब इन्होंने वंदे भारत ट्रेन भी चलाई अभी कुछ दिन पहले। तो एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव 1988 में ही रेलवे में भर्ती हो गई थी। ये अभी वंदे भारत ट्रेन भी चलाई है, तो पीएम ने इनका जिक्र किया था, सुरेखा यादव। क्वेश्चन यही है, एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट क्या नाम है? सुरेखा यादव, पर्सन का क्वेश्चन हो गया। तो एशिया का पहला वुमेन लोको पायलट सुरेखा यादव हाल ही में वंदे भारत ट्रेन चलाई 13 मार्च 2023 को। सीएसटी मतलब मुंबई सोलापुर 455 किलोमीटर रूट पर ट्रेन चलाई। इंडिया की पहली फीमेल ड्राइवर 1988 में भर्ती हुई थी रेलवे में, 1988 में भर्ती हो गई थी ट्रेन ड्राइवर के तौर पर, अभी वंदे भारत चलाई। डेलिसा डेविस, यूपीएससी ने ईएस में पूछा था क्वेश्चन। डेलिसा डेविस केरल की हैं, 23 ईयर एज में ही इनको इंडियन लाइसेंस तो मिल ही गया है, इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिल गया है, जो हैवी व्हीकल्स वगैरह ड्राइव करने के लिए। ये जो ऑयल सप्लाई वगैरह होती है, टैंकर, ऑयल टैंकर वगैरह ड्राइव करती हैं, डेलिसा डेविस केरल की हैं। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन, भाई वुमेन एम्पावरमेंट की बात करोगे और ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन बनते हैं इन पर, यूपीएससी ने पूछा हुआ, मैंने बताया आपको। डेलिसा डेविस केरल की पहली इंडियन वुमेन है फ्यूल टैंकर ड्राइव करने वाली, पहली इंडियन वुमेन है जिनको हैजार्डस कार्गो ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस दे दिया गया है। ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन रिस्क होता है ना उसमें, तो हैजार्डस कार्गो इस तरह के टैंकर वैंकर चलाने के लिए पहली इंडियन वुमेन को लाइसेंस मिला है। अब इनको इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिल गया है इस तरह के व्हीकल चलाने का। तो नेशनल लाइसेंस तो मिल ही गया, इंटरनेशनल भी मिल गया अभी हाल में। तो डेलिसा डेविस कहाँ की है? केरल की है, पहली इंडियन वुमेन फ्यूल टैंकर ड्राइव करने वाली, हैजार्डस कार्गो चलाने वाली, लाइसेंस इंडिया में मिल चुका, इंडियन वुमेन पहली, और इंटरनेशनल भी इनको मिल चुका लाइसेंस। फर्स्ट इंडियन है जिसको इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिल गया, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिल गया है इस तरह के व्हीकल चलाने के लिए। सैम आल्टमैन टाइम मैगजीन में सीईओ ऑफ द ईयर चुने गए हैं। टाइम मैगजीन कई कैटेगरी बताते हैं, पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर। तो ओपन एआई कंपनी चैट जीपीटी जिनका बनाया हुआ है, चैट जीपीटी जिनका बनाया है, ओपन एआई कंपनी का नाम है, सैम एल्टमैन उस कंपनी के सीईओ, उनको टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। ऑप्शन में दे देगा टिम कुक एप्पल के, एलॉन मस्क स्पेस एक्स कंपनी टेस्ला, दोनों के हैं वो। तो इनमें किसको दिया गया? 4 नाम दे देगा। चैट जीपीटी बहुत न्यूज में है, ओपन एआई कंपनी उसके सीईओ सैम आल्टमैन, उनको टाइम मैगजीन ने, अमेरिका की मैगजीन, सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए गूगल ने क्या बनाया है, बताओ जरा नाम। चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए गूगल ने जो बनाया उसका क्या नाम है? नाम बताओ उसका।
चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए गूगल के द्वारा बनाया गया जेमिनी, उसका नाम है जेमिनी। वेरी गुड शैलेश। पार्ड नहीं बेटा, जेमिनी बताया था पिछले क्लास में। पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है, ये तुम्हारा रेलवे का क्वेश्चन, मतलब और एक लेवल घटा दो एग्जाम का। रेलवे क्या पूछ देगा, कौन सा एयरपोर्ट, क्या नाम रखा गया है, ऑप्शन में दे देगा श्री राम जन्मभूमि एयरपोर्ट या बाल श्री राम एयरपोर्ट, श्री हनुमान एयरपोर्ट, कुछ ऐसे लिख देगा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनाया है यूपीएससी ने, ये रेलवे का क्वेश्चन है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में दिसंबर 30 को इनॉग्रेशन कर दिया गया। हाल ही में कौन सी इंडियन एयरलाइंस ऐसी है जिसने 100 मिलियन पैसेंजर एक साल में कैरी किए? जब भी एयरपोर्ट पे गए होगे, सबसे ज्यादा फ्लाइट एक ही कंपनी की दिखी होगी, इंडिगो। इंडिगो ने रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड की सेलेक्टेड एयरलाइन में नाम आ गया इंडिगो का। 100 मिलियन पैसेंजर एक साल में फ्लाई किए, आज तक के टोटल नहीं बोल रहा हूं, 1 ईयर में। 1 ईयर में 100 मिलियन पैसेंजर ट्रेवल कराए हैं इंडिगो ने, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वर्ल्ड की सेलेक्टेड एयरलाइन में उसका नाम आ गया, वर्ल्ड की अकेली नहीं है, वर्ल्ड की सेलेक्टेड एयरलाइन में इसका भी नाम आ गया, इंडिगो का भी। तो पीएम मोदी ये बता दिया, आफ्टर फेरिंग 100 मिलियन पैसेंजर इन 2023, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो सेलेक्टेड एयरलाइन में दुनिया में इसका नाम आ चुका है। एक साल में इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है 100 मिलियन पैसेंजर एक साल में उड़ाने वाली। 100 मिलियन पैसेंजर एक साल में कैरी करने वाली दुनिया की सेलेक्टेड एयरलाइन में नाम आ गया है, और इंडिया की पहली अकेली। भूटान ने हाल ही में सम्मानित किया है एक भारतीय डॉक्टर को, WHO से जुड़ी हुई है, पूनम खेत्रपाल। क्वेश्चन आएगा, भूटान ने हाल ही में सम्मानित किया है, गोल्ड मेडल दिया है, वो इसका अवार्ड का नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। तो भूटान में मेडिकल वर्क रिलेटेड पूनम खेत्रपाल के काम के लिए उनको दिया गया है भूटान का सम्मान। कुछ समय पहले भूटान ने अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान पीएम मोदी को भी दिया था, बताया था पिछले उसमें, पुरानी पीडीएफ में। पीएम मोदी को भूटान ने सबसे बड़ा सम्मान दिया था अपने यहाँ का। पूनम खेत्रपाल को एक मेडल दिया है उनकी सर्विस के लिए, WHO से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में आगरा मथुरा के बीच इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है। यूपी की पहली, ये यूपी का क्वेश्चन हो गया, आरओ में पूछ देगा या यूपी पीसीएस में पूछ देगा। यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। भाई जो एग्जाम सेंटर लेवल पे होते हैं उनमें तो मौका मिलता नहीं ऐसे क्वेश्चन डाले जाएं, तो स्टेट के अपने जो एग्जाम होते हैं वहीं पर वो बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे, देखो हमने ये किया है। स्टेट के जो एग्जाम होंगे उसी में तो बता पाएंगे कि देखो हम तुम्हारे स्टेट में ये काम कर रहे हैं। तो इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, कहां से कहां? यूपी का आरओ का, पीसीएस का क्वेश्चन हो गया। आगरा मथुरा के बीच, आगरा मथुरा के बीच। केरल की शेख हसन खान अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट विंसन अभी फतेह कर लिया इन्होंने। केरल की शेख हसन खान, ये अभी माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी, उस पर फतेह कर लिया। क्वेश्चन क्यों है? वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल ये भी। तो केरल की शेख हसन खान माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी ये फतेह कर लिया है। ये 5वीं हाईएस्ट पीक है जो फतेह कर चुकी है, ये 5th हाईएस्ट पीक है जो ये जा चुकी है वहां तक। चाइना ने फिर एक खुराफात शुरू की है, ओशियन वगैरह के अंदर ड्रिलिंग करना, अर्थ के अंदर और नीचे जाना। जो मशीन, जो मतलब शिप उसने डिजाइन किया है, एक मशीन डिजाइन जो की है उसका नाम है मेंगजियांग। क्वेश्चन नाम से ही पता लग रहा है मेंगजियांग। तो चाइना ने अभी हाल ही में दिखाया इमेज इसका, पहला ओशियन ड्रिलिंग वेसल, ओशियन को ड्रिल करके और नीचे जमीन में जाना। चाइना एक काम कर रहा है, चाइना ओशियन को ड्रिल करके, पहला ओशियन को ड्रिल करने वाला वेसल मेंगजियांग इसका नाम है, जो अर्थ के क्रस्ट को उसके बाद और नीचे मेंटल तक जाने का प्लान कर रहा है ये। द मेंगजियांग एम्स टू पेनेट्रेट द क्रस्ट एंड रीच द मेंटल फ्रॉम द सी सरफेस। पहले समुद्र में नीचे जाएंगे, वहां से ड्रिल करना शुरू करेंगे, क्रस्ट के बाद मेंटल तक जाने का प्लान कर रहा है ये, क्रस्ट के बाद मेंटल तक जाने का प्लान कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा?
नाम नहीं पूछेगा। कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में एक वेसल अनवील किया है अर्थ के क्रस्ट और मेंटल को पेनिट्रेट करने के लिए? किस कंट्री का प्रोग्राम है? चाइना। नाम क्या है वेसल का? मेंगजियांग। ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गई पूरी बात? तो जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर पे डेली टाइम बर्बाद नहीं करना होता। हर महीने 3-4 लेक्चर कवर करते हैं जिसमें अच्छा खासा करंट कवर हो जाता है। आज की क्लास में ही 1.5 घंटे में ही कितना कवरेज हो गया। डेली यूट्यूब वगैरह पे करंट में टाइम बर्बाद मत किया करो। महीने में 3-4 लेक्चर होते हैं, उनमें पूरे महीने का कवर हो जाता है। डेली डाटा नहीं आता। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, डेली उतना डाटा होता ही नहीं है, ठीक है। पर जो सिर्फ न्यूज़पेपर से 5 न्यूज निकाल रहा है या व्यू के चक्कर में चैनल बना डेली करंट अफेयर, जरूरत ही नहीं है। सिविल सर्विसेज वगैरह में उनको पढ़ना होता है तो द हिंदू पढ़ना होता है या एक्सप्रेस वगैरह पढ़ते हैं वो। बाकी एग्जाम वालों को डेली करंट अफेयर में टाइम बर्बाद नहीं करना। स्टेट पीसीएस वालों को भी नहीं करना। सिविल्स वालों को न्यूज़पेपर देखना पड़ता है जिससे उनको मेमोराइज हो पाए, चीजें याद रहें, टच में रहें वो कंटेंट के। बाकी एग्जाम के लिए डेली जरूरत नहीं पड़ती पेपर की भी, ठीक है। चलो क्लास इतना ही रखते हैं। कल अब इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी जो मैंने करंट की क्लास प्लान की है 7 तारीख तक, 4, 5, 6, 7, 4 दिन लगातार चलेगा। तो CSIR, ROARO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, करंट सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। जितनी चीजें करा रहा हूं सबको ध्यान में रख के। और PDF अगर फोल्डर में सब में अपलोड हो गई है, देख सकते हो अपने फोल्डर में, ठीक है। क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और इकोनॉमी की भी एक PDF अपलोड कर रखी है, एक PDF इकोनॉमी की भी अपलोड कर रखी है। जीके एंड करंट अफेयर में इकोनॉमी कराया था, कुछ लोग कह रहे थे और इकोनॉमी बताइए, तो एक PDF बना के और डाल दी है। बैंकिंग पूरा पढ़ाया था, GDP GNP पढ़ाया था, GST पढ़ा दिया, 5 ईयर प्लान पढ़ाए थे, गिन इंडेक्स पढ़ाया, होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह क्या होता है बता रखा है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब बताए हुए हैं। उसके अलावा किसी को और जानना है इकोनॉमी तो एक PDF मैंने आज शेयर की है, उसमें देखना। आर्ट एंड कल्चर की भी एक PDF डाली है आपके फोल्डर में, स्टेट PCS वगैरह वालों को जिनको क्लास से अलावा अपने से और कंटेंट ऐड करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी जितना हमने पढ़ाया वो कंप्लीट करो। उसके बाद टाइम किसी को मिले, जितना पढ़ाया पहले वो पूरा करो, उतना ही काफी है। उसके बाद किसी को लग रहा है सर मुझे आर्ट एंड कल्चर और जानना है, मुझे इकोनॉमी और जानना है, या मैं 4 महीने के बाद वो पढ़ूंगा, तो मेरी तरफ से वो कंटेंट और भी ऐड कर दिया गया है। किसी को लग रहा है मैं अगले साल PCS दूंगा तब जरूरत पड़ेगी, तो फोल्डर में डाल दिया गया है, जब जरूरत पड़े निकाल के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।